तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेसिप्रोकल लैटिस। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत क्यों पड़ रही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में। ठीक है, जबकि इससे पहले आप लोगों ने जिस लैटिस को पढ़ा है उस लैटिस को बोला जाता है डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा है दैट लैटिस इज नोन एज डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, डायरेक्ट लैटिस में क्या होता है कि किसी भी लैटिस, जो क्रिस्टल की लैटिस होती है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब सिंपल क्यूबिक लैटिस आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ बताया था कि आप जैसे एक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं ये, तो इस यूनिट सेल के पास बहुत सारे, जैसे ये दूसरा यूनिट सेल इधर एक्स एक्सिस की तरफ, इधर भी ऐसे यूनिट सेल लगा होगा पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, इधर ऊपर भी इस तरीके से बहुत नंबर ऑफ लैटिस सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, जिससे ये पूरा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। अब ये लैटिस पॉइंट आपको मालूम है कि ये लैटिस पॉइंट कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इन सब पॉइंट पर। मान लीजिए सिंपल क्यूबिक है तो केवल कॉर्नर पर होगा। ठीक है, अब ये इस लैटिस का इस तरफ भी ऐसा प्लेन होगा। देखिए ये प्लेन आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेन, दिस प्लेन इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। और ऐसा ही इधर आगे की तरफ प्लेन होगा, ऐसे पैरेलल प्लेन इधर भी होगा और इधर भी, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इस तरीके के सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। इन सभी प्लेन को मैंने बताया था, जैसे ये प्लेन अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले रहे हो तो इसके मिलर इंडिसेस होंगे 1 0 0। ठीक है ना, तो दिस प्लेन इज सेट टू बी 1 0 0 प्लेन, 1 0 0 प्लेन सिंपल क्यूबिक लैटिस में। ऐसे ही बात की थी हमने 1 1 0 प्लेन की, जो एक्स और वाई एक्सिस पर कट कर रहा है और जेड एक्सिस के पैरेलल हो। फिर हमने बात की थी 1 1 0 प्लेन की, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर ये दूसरा प्लेन। और फिर तीसरा प्लेन 1 1 1 प्लेन की बात की थी। ये कौन सा प्लेन था? ये प्लेन था जो तीनों एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को कट कर रहा था। ठीक है ना, कितना इंटरसेप्ट के पॉइंट इसके क्या बन रहे थे, ए और ए। ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट था। ये इंटरसेप्ट इसके करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट था ए इनफाइनाइट। इसके करेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट था ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट। और ये इंटरसेप्ट्स थे, इससे आपने ये मिलर इंडिसेस, ये मैंने जस्ट आपको ये बताया कि ये ऐसे सभी प्लेनों के बारे में आप लोगों को आइडिया है। और ये जो भी स्टडी आपने की है वो अब तक ये थी डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, अब आप रेसिप्रोकल लैटिस, एक ऐसे रेसिप्रोकल लैटिस बनाने जा रहे हैं। देखिए जिसका क्या होता है, जैसे अब इन सभी सेट ऑफ जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं, इन सब पर अगर आप नॉर्मल ड्रा करो, ठीक है ना, कहाँ से नॉर्मल ड्रा करो, एक किसी पॉइंट से। एक मान लीजिए कि यू हैव नंबर ऑफ प्लेन्स, कैसे प्लेन्स हैं, पैरेलल प्लेन्स। और इन प्लेन पर लेट अस कंसीडर, ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो एक किसी कॉमन पॉइंट से इस पे नॉर्मल, जैसे मान लीजिए आपने ड्रा, इस पर भी नॉर्मल ड्रा किया, इस पर भी नॉर्मल ड्रा किया, इस ओरिजिन से। ठीक है ना, दीज आर नॉर्मल। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं जिस पर आप इस कॉमन पॉइंट से क्या ड्रा कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दीज आर नॉर्मल। मान लीजिए इस प्लेन पर n1 है, इस पर n2 है, इस पर n3 है। नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नॉर्मल बेसिकली इस क्रिस्टल लैटिस की दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। कौन कौन सी? नंबर वन, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है ये प्लेन। जैसे ये प्लेन का नॉर्मल इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ ले लिया, एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस ले लिया, तो एक्स एक्सिस के साथ ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल जाती है इससे, अगर आप स्टडी इसकी कर लेते हैं तो ये जो प्लेन्स है नॉर्मल, जो ये जो नॉर्मल्स हैं, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन एंड सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन यानी इंटरप्लेनर डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन
बिटवीन देम का मतलब प्लेन्स के बीच। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन क्रिस्टलोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्या? ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके बीच का सेपरेशन भी पता है, तो आपको उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, काफी इंफॉर्मेशन आपको। इसीलिए रेसिप्रोकल लैटिस का जो इन नॉर्मल का एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल का एंड पॉइंट, जैसे ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इन नॉर्मल के एंड पॉइंट से अब आप एक लैटिस बनाओगे। ठीक है ना, तो दैट लैटिस इज कॉल्ड, ये लैटिस पॉइंट हो गए। अब इनको लैटिस पॉइंट लेना है। ठीक है, प्लेन के ऊपर कहाँ कहाँ लैटिस पॉइंट थे, वो तो डायरेक्ट लैटिस के लैटिस पॉइंट थे। मान लो लैटिस पॉइंट ये रहे हों, ठीक है, ये डायरेक्ट लैटिस के लैटिस पॉइंट हों, पर आपको इससे मतलब नहीं है। अब आप एक रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए, या ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, आप जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं उन सब पर नॉर्मल ड्रा करिए। और नॉर्मल का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट उस प्लेन पर जो एंड पॉइंट है, क्योंकि ये तो सबका कॉमन पॉइंट है, बट दीज पॉइंट्स विच आर द एंड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल्स सिचुएटेड ऑन वेरियस प्लेन्स, जो कि वेरियस प्लेन्स पर है, उन एंड पॉइंट को आप लोकेट कर लीजिए, वही आपके लैटिस पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो इस लैटिस पॉइंट से बने हुए लैटिस को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो लैटिस क्या? रेसिप्रोकल लैटिस इज द लैटिस। अब ये डेफिनेशन बनेगी, ये आपको डेफिनेशन लिखना होगा कि रेसिप्रोकल लैटिस इज दैट लैटिस, इसे ध्यान से समझिए, इज दैट लैटिस which is obtained from the end points of normals drawn on the different parallel planes, on the different parallel lattice planes from the common origin. कॉमन ओरिजिन। देखिए, जो मैंने ये डेफिनेशन आपको लिखाई है रेसिप्रोकल लैटिस की, क्या यही यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी है? बिल्कुल सिमिलर चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल लैटिस। ये डेफिनेशन आपको व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में, तो आपको यही लिखना होगा। और देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि रेसिप्रोकल लैटिस इज दैट लैटिस which is obtained from the end points of the normal, drawn on the different planes. different planes कैसे हैं? different parallel lattice plane. These are the different parallel lattice planes पर जो नॉर्मल ड्रा है उसका एंड पॉइंट से बना हुआ लैटिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, और लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये जो नॉर्मल्स हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ये सब एक कॉमन पॉइंट से ड्रा किए जाते हैं। एंड हियर इन दिस फिगर लेट अस कंसीडर ओ बी द कॉमन पॉइंट फ्रॉम वेयर द नॉर्मल्स आर ड्रॉन ऑन दीज पैरेलल प्लेन्स। आशा करता हूं आप लोगों को कि रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस तरह से बनी हुई, इन सभी लैटिस पॉइंट से बनी हुई जो आपकी रेसिप्रोकल लैटिस है, वो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। नंबर 1, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स, और नंबर 2, सेपरेशन बिटवीन द प्लेन्स। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है तो दीज आर वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिससे फर्दर आप उस क्रिस्टल के बारे में बहुत कुछ उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है,
अब इस रेसिप्रोकल लैटिस का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट लैटिस के अंदर ट्रांसलेशनल वेक्टर टी पढ़ा था ना, ध्यान हो आपको, वैसे ही अब इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होगा। जैसे ट्रांसलेशनल वेक्टर आपने किस टर्म्स में लिखा था, आपने लिखा था प्रिमिटिव वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर की टर्म्स में, ध्यान हो, n1a प्लस n2b एंड n3c लिखा था आपने ऐसे, वेयर, और बताया गया था आपको कि स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव वेक्टर्स या फिर यूनिट वेक्टर, इसका दोनों नाम है। अब यहाँ रेसिप्रोकल लैटिस के केस में जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा उसको आप कैपिटल जी से दिखाओगे, ठीक है, एंड कैपिटल जी विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस, देखिए एच, और ये कैपिटल ए होगा, ध्यान रखिएगा, कैपिटल ए प्लस के, के मिलर इंडिसेस की टर्म्स में होगा। और ध्यान रखना यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेसिप्रोकल लैटिस को ओरिजिनेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है इवाल्ड, ध्यान रखना, ये इनकी डिस्कवरी है, इवाल्ड की डिस्कवरी है। के कैपिटल बी प्लस एल कैपिटल सी, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल ए अब क्या कहलाएगा, ये रेसिप्रोकल लैटिस का यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ए, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, दिस इज यूनिट वेक्टर और प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। एच के एल, देखिए ये इंटरसेप्ट्स होते थे, ये इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर होते थे। अब इन इंटरसेप्ट का जब रेसिप्रोकल करोगे, जब लैटिस ही आपकी रेसिप्रोकल है, तो दीज विल आल्सो बी रेसिप्रोकल, एंड रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट की रेशियो अगर इंटीजर्स के फॉर्म में ले लिया जाए तो उन्हीं को ही बोलते हैं हम क्या, मिलर इंडिसेस। सो इन प्लेस ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, मिलर इंडिसेस, और मिलर इंडिसेस एच के एल। अब ये जो लैटिस आपकी होगी, देखिए ये लैटिस होगी इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस। जब प्लेन को आप मिलर इंडिसेस की टर्म्स में लिखते हैं तो जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है उसका ट्रांसलेशनल वेक्टर जी इज एक्चुअली डायरेक्टली रिटन in terms of Miller indices as well as the unit vector of reciprocal lattice, ठीक है। अब इस स्मॉल ए और इस स्मॉल ए और इस कैपिटल ए के बीच में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है ना। मतलब इस डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनाओगे, तो आप लोगों को पता होगा कि ये रेसिप्रोकल, ये जो आप लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखोगे ना, ये इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए बी सी, यहाँ पर आपको इनवर्स वेक्टर आपने वेक्टर में डेफिनेटली पढ़ा होगा, वहां से थोड़ा सा आपको क्लू लेना होगा, ठीक है ना। तो कैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी बताता हूं कि ये कैसे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखा जाएगा। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा अपने वेक्टर जो कुछ भी पढ़ा है आपने अपने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन लेवल में उसको रिवाइज करें, तो आपने डेफिनेटली एक रेसिप्रोकल वेक्टर ए को, अगर आपको एक वेक्टर दिया है तो उसका ए बी सी अगर वेक्टर दिए हुए हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉल ए वेक्टर का कितना होगा, इट इज गिवन बाई ट्वाइस पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर divided by triple dot product of A B C, that is A dot B क्रॉस C, ये वैल्यू होती है वेक्टर ए की, ठीक है ना। ध्यान रखना ये जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी यूनिट अगर डायमेंशनली देखें तो ये 1 बाई स्मॉल ए वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब रेसिप्रोकल डायमेंशन की टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बट न्यूमेरिकली इट विल बी इक्वल टू दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, यहाँ पर ये ए बी सी ये डायरेक्ट लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं, ठीक है, और कैपिटल ए जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस का प्रिमिटिव वेक्टर है, समझ में आया। प्रिमिटिव वेक्टर ए, दिस इज द primitive vector of reciprocal lattice, while this small a is the primitive vector of direct lattice। इसी तरह से सिमिलरली अगर आपको बोला जाए बी वेक्टर लिखो,
तो यू कैन राइट दिस बी वेक्टर दैट इज ट्वाइस पाई सी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी ए का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ए, अगेन ए डॉट बी क्रॉस सी। दिस इज योर बी वेक्टर। कौन सा? रेसिप्रोकल लैटिस का बी वेक्टर, दैट इज प्रिमिटिव वेक्टर। एंड सी वेक्टर, this will be twice pi a cross b divided by a dot b cross c, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ a b c। देखिए, अब आपने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी बना लिया, यानी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के प्रिमिटिव वेक्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ए का ए वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो व्हाट यू विल गेट। यहाँ डॉट प्रोडक्ट अगर ए के साथ डॉट 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो 2 पाई अगर ए का डॉट प्रोडक्ट यहाँ लेते हैं तो ये वेक्टर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा और आपको केवल मिलेगा ए डॉट ए इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है। अगर बी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर ले लेते हैं, बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, then you will get 0। इसका मतलब है दिस बी वेक्टर प्रिमिटिव वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू डॉट प्रोडक्ट। जिसके साथ भी 0 आए वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो ये ए वेक्टर आपका डायरेक्ट लैटिस वेक्टर का है, ठीक है। और बी जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का है। तो ए के साथ ए 2 पाई दैट इज 2 पाई, राइट। जबकि बी के साथ ए 0 और सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट आप सी, कैपिटल सी लिखिएगा, कैपिटल सी डॉट स्मॉल ए, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली ए का डॉट बी के साथ दिस विल आल्सो बी 0, बट बी वेक्टर डॉट बी स्मॉल बी वेक्टर दिस विल बी 2 पाई। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज अगेन 0। A vector, similarly A vector dot C vector 0, B vector dot small c vector 0, but capital C vector with small c vector is equal to 2 पाई। यह रिलेशन भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, देन आप क्या करेंगे? जैसे जिस तरह से ट्रांसलेशनल वेक्टर वी नो, अब आप लिखोगे कि हमें पता है, वी नो दैट ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस, ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। क्या होता है ट्रांसलेशनल वेक्टर? ये तो आपको पहले से पता है, पर फिर बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। किसी भी लैटिस पॉइंट की पोजीशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको देना है तो द पोजीशन वेक्टर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ टी वेक्टर, राइट। एंड द टी वेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड इट इज रिटन बाय n1a, अभी बताया था इससे पहले, n2b प्लस n3c। सिमिलरली अगर आपको रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखना है, रेसिप्रोकल लैटिस, फॉर रेसिप्रोकल लैटिस, अब ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज गिवन बाय जी वेक्टर। दिस इज नथिंग बट दिस इज एच ए, कैपिटल ए वेक्टर, प्लस एच भी इंटीजर है, n1 भी इंटीजर है, बट दिस n1 रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑन वेरियस एक्सेस x y z एक्सेस फॉर द केस ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। n1, n2, n3 आर द इंटरसेप्ट ऑन x, y and z axis respectively, but h, k, l are the Miller indices, ठीक है। b primitive vector of reciprocal lattice plus l c primitive vector of reciprocal lattice। बिल्कुल इसी सिमिलर ग्राउंड पे आपने ये भी लिखा है। अब इस g और t के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, उसको हम लोग लिखते हैं, और दैट रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन G and T. What are these G and T? G is the translational vector for reciprocal lattice, where T is the translational vector for direct lattice, right? So there is relationship. Relationship is very simple, और इसको आप बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं। कैसे? Take the dot product. Take G dot T. इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो G वेक्टर का T वेक्टर के साथ, ठीक है? तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? G वेक्टर का, G की वैल्यू लिखिए, डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए। देखिए H A वेक्टर प्लस K B वेक्टर प्लस L C वेक्टर, ये आपने G की वैल्यू रख दी। डॉट प्रोडक्ट N1 A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर प्लस N3 C वेक्टर। ये रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ये आपका डायरेक्ट लैटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर है, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे देखिए, तो दिस इज H N1, ठीक है, और A H N1, ये तो इंटीजर है। A का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? स्मॉल a के साथ, केवल यही वैल्यू देगा। बाकी a का b के साथ आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, a का c के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट से करता हूं तो केवल यही वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और बाकी दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली k n2 k या k n2 बी वेक्टर का केवल बी, स्मॉल बी के साथ डॉट प्रोडक्ट की ही वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज 2 पाई, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली Ln3 कैपिटल C डॉट स्मॉल c वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट देखिए, तीनों वैल्यू 2 पाई, ये भी वैल्यू 2 पाई, ये भी 2 पाई और ये भी 2 पाई, तो 2 पाई को आप कॉमन ले लीजिए, है ना। अंडर ब्रैकेट हो जाएगा Hn1 प्लस Kn2 प्लस Ln3, राइट। देखिए H भी इंटीजर है, N1 भी इंटीजर है, K भी इंटीजर है, N2 भी, ये सब इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर एंड देयर सम विल आल्सो बी इंटीजर, उसका सम भी इंटीजर होगा। इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यू, ये जो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई एन इंटीजर, ठीक है ना, तो उस इंटीजर को मैं कैपिटल N लिख देता हूं, और यहां लिख दूंगा कि वेयर N इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ठीक है, कोई नंबर होगा। अब देखिए यू है G डॉट टी, कैपिटल G डॉट कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई N, ठीक है। अब दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल, इसमें पहले I से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, मतलब आप लिखिए e पावर I G डॉट टी, ऐसा कर लिया मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो राइट हैंड साइड भी ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड जैसे किया वैसे राइट हैंड साइड e पावर I 2 पाई N ऐसे लिखना होगा। तो मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल, यू कैन राइट लाइक दिस। लेकिन ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड जो इस इक्वेशन की वैल्यू है, ये वैल्यू 1 होगी। कैसे? देखिए, इसको आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में, तो दिस विल बी कॉस ऑफ 2 पाई n प्लस I साइन 2 पाई n, ठीक है, ये एंगल है पूरा। इस साइन, ये कैपिटल एन है, ये इंटीजर है, किसी भी इंटीजर के लिए साइन 2 पाई एन की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 0 होगी हमेशा, दिस वैल्यू ऑलवेज कम्स टू आउट टू बी 0, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। देख लीजिए, कुछ भी इंटीजर रख करके देख लीजिए, हमेशा 1 आएगी। आइदर यू पुट 0 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू रखिए, कास 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सब की वैल्यू 1 होती है। तो ये टर्म तो हमेशा 1 आएगा, और ये टर्म आएगा हमेशा आपका 0। तो आपको जो रिलेशन बना एक्सपोनेंशियल आई जी डॉट टी इज इक्वल टू 1, दिस इज द रिलेशन
between these two translational vector mean translational vector g और translational vector t के बीच ये रिलेशनशिप है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगर आपसे कभी पूछता है तो आप इस रिलेशन को इस तरीके से डेरिवेट करेंगे और डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। दिस इज वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट द रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन किसके किसके बीच है? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल लैटिस एंड डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एंड डायरेक्ट लैटिस, तो ये समझ जाइएगा आपको एक्सपोनेंशियल पावर आई जी डॉट टी इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, वो एक तो डेफिनीशन पूछी जाती है, ये रिलेशन पूछा जाता है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है इस रेसिप्रोकल लैटिस की, वो जरूर पूछी जाती है, ठीक है ना। बेसिकली जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो ये है कि रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनीशन और कोई भी प्रॉपर्टीज पूछता है, ठीक है। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो जनरली कभी कभी 2 प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लैटिस की बेसिकली हम लोगों को 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टडी करनी है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल लैटिस का, क्योंकि जनरली इसमें प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग किन किन पॉइंटों पर अभी रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ेंगे? एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे, ठीक है। ये और उसके बाद एक कंडीशन निकालेंगे डिफ्रैक्शन की, जो आप लोगों ने डायरेक्ट लैटिस में डिफ्रैक्शन देखा था और रेसिप्रोकल लैटिस में, ये 2-3 पॉइंटों पर हम लोगों को रेसिप्रोकल लैटिस को और स्टडी करना है एंड दैट विल बी द कंप्लीट स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के हिसाब से वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े हैं, डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर फॉर रेसिप्रोकल लैटिस एंड its relationship with translational vector of direct lattice। डायरेक्ट लैटिस के ट्रांसलेशनल वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशनल वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप, ये पढ़ा है। और दूसरा हमने डेफिनेशन पढ़ा रेसिप्रोकल लैटिस का। अब हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले लिखते हैं इसको, ईच रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू द ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन ऑफ द डायरेक्ट लैटिस ऑफ द क्रिस्टल। ध्यान रखिए, यही आपने डेफिनेशन भी दी है, पर इसको आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो क्या है ईच, पहले आप लिखिए प्रॉपर्टी को, ईच रेसिप्रोकल लैटिस, इसको फिर मैं प्रूव करके अभी आपको दिखाऊंगा। ईच रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू द ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स of the direct lattice of the direct lattice of the crystal। इसको पहले समझिए कि जितने भी रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं वो रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू द ग्रुप ऑफ, रेसिप्रोकल लैटिस जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू द ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स। जो ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स होंगे, बेसिकली ये रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनाओगे आप? जो डेफिनेशन में आपने ये बनाया था कि जितने भी ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स होते हैं उन ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स पर आप नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तो बनी थी। तो इसको अब यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है आपको कि ये रेसिप्रोकल लैटिस
कैसे इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल लैटिस, कौन सी रेसिप्रोकल लैटिस का मतलब, अब इसका जो इन जनरल रेसिप्रोकल लैटिस को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा, यानी आपको मैथमेटिकली आपको ये प्रूव करना है, पहले मैथमेटिकली लिख लीजिए तब समझ में आएगा आपको। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकली। जो आपने ये लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैथमेटिकली आपको ये दिखाना है कि जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए एक सेट ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा डायरेक्ट लैटिस में। डायरेक्ट लैटिस में प्लेन का इक्वेशन मैं इन जनरल ले रहा हूँ, आप लोगों ने ज्योमेट्री में डेफिनेटली थ्री डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिन्होंने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वो प्लेन का इक्वेशन n1 दो लाइन से बन जाता है प्लेन, n1a माइनस n2b इज नथिंग बट दिस इज डायरेक्ट लैटिस का एक प्लेन होगा। उस प्लेन के साथ ये जी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए इज इक्वल टू दूसरा ग्रुप ऑफ, या फिर आप दूसरा प्लेन ले लें। कौन सा प्लेन, ये ए और बी तो एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। n2b माइनस n3c ये भी एक प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, क्योंकि b इंटरसेप्ट है y पर और ये z एक्सिस पे, तो ये y z प्लेन है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, या फिर g का डॉट प्रोडक्ट विथ थर्ड n3c, कौन सा प्लेन बचा अब थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ये प्लेन बचा आपका ZX प्लेन, जेड n3 एंड n1a माइनस n1a वेक्टर। इसके साथ g का डॉट प्रोडक्ट विल इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकली यही चीज लिख रहे हैं आप, देखिए रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल, रेसिप्रोकल लैटिस नॉर्मल है, इसका उसका ट्रांसलेशनल वेक्टर जो होगा ना g, दैट विल बी नॉर्मल। आप बोलिए रेसिप्रोकल लैटिस या रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है। मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे तो लैंग्वेज में यही लिखना होगा कि ईच रेसिप्रोकल लैटिस इज नॉर्मल टू द ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स, दीज आर ग्रुप ऑफ लैटिस प्लेन्स। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन डायरेक्ट लैटिस का, एक्स वाई प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ध्यान रखना क्यों डायरेक्ट लैटिस, क्योंकि इसमें जो प्रिमिटिव वेक्टर यूज हो रहे हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, इसलिए डायरेक्ट लैटिस का एक्स वाई प्लेन है। एंड दिस इज वाई जेड प्लेन, वाई वाई जेड प्लेन, क्योंकि इंटरसेप्ट ये बी और सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ डायरेक्ट लैटिस, एंड दिस इज जेड एक्स प्लेन, दिस इज जेड एक्स प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस, राइट। तो मैथमेटिकली यू हैव टू प्रूव दैट द g dot n1a minus n2b is equal to either this equal to 0 or this equal to 0 or this equal to 0, mean reciprocal lattice is always normal to the lattice plane। यही प्लेन होंगे डायरेक्ट लैटिस का, या तो एक्स वाई प्लेन होंगे, बहुत सारे एक्स वाई प्लेन्स होंगे, वाई जेड प्लेन्स होंगे, या फिर जेड एक्स प्लेन्स होंगे। इनको अगर मिला दो इन प्लेन्स को तो एक्स वाई जेड वो जो आपकी लैटिस बन जाएगी, ठीक है ना। वो थ्री डायमेंशनल लैटिस इन्हीं प्लेनों से मिलकर के बनी होगी, और ये जितने भी प्लेन्स होंगे वो सभी के सभी इस रेसिप्रोकल लैटिस पर क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इसी को प्रूव करना है, तो लेट वी स्टार्ट। अब हम लोगों को इसका प्रूफ दिखाना है। तो आपको जी के बारे में पता है, जी वेक्टर के बारे में, बस जी वेक्टर के साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको प्रूफ बहुत ही सिंपल प्रूफ है और इसे आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे अब आप लिखेंगे वी नो दैट जी वेक्टर, जी वेक्टर क्या होता है, देखिए अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं आप, एच कैपिटल ए वेक्टर प्लस के कैपिटल बी वेक्टर प्लस एल कैपिटल सी वेक्टर। एंड नाउ टेक द डॉट प्रोडक्ट विद दिस। पहला वाला लीजिए, जी वेक्टर डॉट n1 ए वेक्टर माइनस n2 बी वेक्टर। इसमें जी की वैल्यू रखिए, एच ए वेक्टर के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद n1a माइनस n2b। वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपको पता है कि ए कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ डॉट प्रोडक्ट की ही केवल, यहाँ डॉट लगाएंगे आप, डॉट प्रोडक्ट की ही केवल वैल्यू होती है और वो वैल्यू 2 पाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, देखिए n1h 2 पाई, ठीक है, n1h 2 पाई
और दूसरी वैल्यू यहां से आएगी माइनस N2 के 2 पाई, बस, और सारे प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर ठीक है। और इसको अभी आप क्या कर रहे हैं कि ये इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी इज इक्वल टू इसको जीरो रख करके बाद में आपको ये दिखाना है कि जैसे अगर ये जीरो हो जाता है तो ये उसी केस में होगा जब ये सभी जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो डायरेक्ट लैटिस के क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यहां से आपको दिस इज इक्वल टू जीरो, जब आप जीरो पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू यहाँ रखिए जीरो। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको जब जीरो ही रख दे रहे हैं तो प्रूव क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा। सबसे पहले इसमें आप रिलेशनशिप निकालिए, Hn1 यहाँ से ये निकला पहले से, Hn1 इज इक्वल टू Kn2, इसको लिख लीजिए। सिमिलरली G डॉट N2B वेक्टर माइनस N3C वेक्टर, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर लिख दीजिए, इसकी वैल्यू आएगी Kn2 इज इक्वल टू Ln3, ठीक है। पहला वैल्यू आई है आपकी Hn1 इज इक्वल टू Kn2, दूसरा वैल्यू आएगा देखिए G डॉट N3C माइनस N1A, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, ये इक्वल टू जीरो होता है वैसे, ये भी इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो रख करके आप ये कंडीशन निकाल रहे हैं। तीसरा ये वैल्यू आएगा Ln3 इज इक्वल टू Hn1, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आपकी है तो यहां से देखिए आपको इन इक्वेशन की हेल्प से रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। इन इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या रिलेशन, द एबव रिलेशन, ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा, अगर आप N1 को ले लें 1/H और N2 को ले लें 1/K और N3 को लें 1/L। देख लीजिए, इफ वी पुट दीज वैल्यूज N1 1/H, K 1/K, K को N2 को 1/K और N3 को 1/L, दिस ऑल दीज थ्री इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन विल सेटिस्फाई, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्या पता चल रहा है कि ये तो N1 N2 N3 डायरेक्ट लैटिस के इंटरसेप्ट्स हैं और H के L क्या है, ये मिलर इंडिसेस हैं किसके, रेसिप्रोकल लैटिस के, ये रेसिप्रोकल लैटिस के मिलर इंडिसेस हैं, ठीक है ना। तो अब जो मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G इज नॉर्मल, हमेशा ध्यान रखिए कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G होता है वो उन प्लेन के डायरेक्ट लैटिस का जो प्लेन होता है उसके नॉर्मल ही होगा। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो इट इज वेल नोन फैक्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रेसिप्रोकल लैटिस बेसिकली कैसे बनती है, उन पॉइंटों से बनती है जो नॉर्मल ड्रा होता है डायरेक्ट लैटिस पर। डायरेक्ट लैटिस पर जो नॉर्मल ड्रा होता है किसी एक कॉमन पॉइंट से, उसी कॉमन पॉइंट से जो नॉर्मल होता है, जब वो ऑलरेडी नॉर्मल है, इसका मतलब देखिए जो आपकी डायरेक्ट लैटिस है, जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये डेफिनेटली डायरेक्ट लैटिस के प्लेन के क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये बनी, अब ये आपका जो रिलेशनशिप निकल रहा है, इस रिलेशनशिप से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर N1 N2 जो ये इंटरसेप्ट्स हैं, these intercepts are nothing but these are the reciprocal to the Miller indices, ठीक है। या मिलर इंडिसेस आर रेसिप्रोकल टू दिस, ऐसे भी बोल सकते हो, H इज इक्वल टू 1/N1 भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू 1/N2, L इज इक्वल टू 1/N3, ठीक है। और इनके रेशियो को अगर आप लिखोगे H के L की रेशियो, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/N1 N2 N3, ठीक है। फिर उसको आप देखेंगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि ये मिलर इंडिसेस है,
एंड द मिलर इंडिसेस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ n1 n2 n3। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट लैटिस है और ये लैटिस आपकी रेसिप्रोकल लैटिस है, ठीक है। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट आपने जीरो लिया, देखिए इसको प्रूव कैसे किया गया है। ये हम लोगों ने इसका डॉट पहले ही इस रिजल्ट को इज इक्वल टू जीरो रखा, और इस जीरो रखने के बाद जो हमारा रिजल्ट आउटपुट आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि इसमें से एक वेक्टर तो डायरेक्ट लैटिस का वेक्टर है और दूसरा वेक्टर डायरेक्ट लैटिस का प्लेन है, और दूसरा वेक्टर जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इसका मतलब दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। बट ये जो आपने स्टार्टिंग में ले लिया था ये प्लेन क्या डायरेक्ट लैटिस है, ये आपने यहाँ तो लिख दिया था, पर ये प्रूफ यहाँ से होकर के आया है कि हाँ, ये जो प्लेन हमने लिया है ये वास्तव में डायरेक्ट लैटिस का ही प्लेन है, और ये जो वेक्टर हमने लिया है ये वास्तव में रेसिप्रोकल लैटिस का ही ट्रांसलेशनल वेक्टर है। ये कहाँ प्रूव करके दिखाया आपने? जब ये रिजल्ट आया है। अगर ये रिजल्ट ऐसा नहीं होता तो ये जो प्लेन लिखा है आपने ये डायरेक्ट लैटिस का प्लेन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हमने जो पहले लिख दिया है कि एक्स वाई प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस, ये हमें पता चला है यहाँ जा करके, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। इसके अलावा देखो हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है इसलिए ये कंप्लीट कल ही हो पाएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एंड फिर इसका इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस भी हम लोगों को स्टडी करना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ये कल मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल प्रूफ है और बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस के यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। इसी को कहेगा प्रूव दैट। डिफाइन रेसिप्रोकल लैटिस एंड प्रूव दैट the volume of the unit cell of reciprocal lattice is inversely proportional to the volume of the unit cell of direct lattice। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इसको कल मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। द लैटिस इंटरवल DHKL, लैटिस इंटरवल DHKL ऑफ डायरेक्ट लैटिस, प्लेन HKL ऑफ द डायरेक्ट लैटिस ऑफ a crystal is inversely proportional to the reciprocal lattice vector कैपिटल GHKL। मतलब DHKL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल GHKL। ये मैं कल आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल लैटिस की। फोर्थ प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल लैटिस की, देखिए क्या प्रूव करना है हम लोगों को। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ए रेसिप्रोकल लैटिस इज ए डायरेक्ट लैटिस। मतलब रेसिप्रोकल लैटिस का भी फिर से रेसिप्रोकल लैटिस, तो वो आपको मिल जाएगी डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों से एग्जामिनेशन में। सो दीज आर फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, जिसमें आज पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने आप लोगों को बताया है, और बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज का कल हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे इसका प्रूफ। और उसके बाद फिर मैं कल ही आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ये दोनों कल का टॉपिक मिस मत करना, तो ही काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर आप लोगों का रेसिप्रोकल लैटिस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कंप्लीट होने के साथ ही आपका क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस का एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपके ये यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें बाकी बचा हुआ जो कुछ है वो आपके रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया है, जो रिड्यूस सिलेबस आपका आएगा वहां से हटा दिया है। अब आप लोगों से कुछ क्वेरी लेते हैं, देखते हैं।